ओके तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों को इडाफिक फैक्टर्स डील आउट करना है। तो इडाफिक फैक्टर्स क्या होता है? इडाफिक फैक्टर्स में हम हर वो चीज़ डील करते हैं जो कि रिलेटेड होती है सॉइल से। जैसे कि हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर, उसके कॉम्पोजिशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, उसकी सभी तरह की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल सॉइल वाटर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल एटमॉस्फेयर, सॉइल प्रोफाइल, राइट, उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल से रिलेटेड हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एडाफिक फैक्टर्स। तो अगर बात की जाए कि जो डेफिनेशन दी गई है सॉइल की, आप ऐसे सॉइल को क्या कह सकते हैं? सॉइल इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर। वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर? क्योंकि सॉइल जो है वो अर्थ क्रस्ट, अपर अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट है जहाँ पे प्लांट ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है, तो उसको हम सॉइल कहते हैं। पर अकॉर्डिंग टू फेमस रशियन पेडोलॉजिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर शायर, was a Russian pedologist means who deals with soil science। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया तो वो कहते हैं the soil is a result of actions and reciprocal influences of parent rocks, climate, topography, plants, animals and age of the land। और अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से या डेफिनेशन को ध्यान से सुने समझे तो आप देखेंगे यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि सॉइल जो है वो उसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर रही हैं। पेरेंट रॉक, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? रॉक से होता है। अब इस रॉक में क्लाइमेटिक इंक्लूजन्स होते हैं, तमाम तरह की वेदरिंग प्रोसेस होता है, और वेदरिंग प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे उसी प्रकार से रॉक पर होने वाले केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होंगे। वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई होगा तो पैरेंटल रॉक जो है उस तरह से डिग्रेड करेगी। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा तो उस तरीके से वेदरिंग प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा है, प्लस वहाँ का टोपोग्राफी यानी जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो किस तरीके से है, तो वो भी एक तरीके की का रोल प्ले करेगा। ठीक, वो जो है सिचुएटेड है हायर एल्टीट्यूड रीजन में तो लो टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे जो चीज़ें होगी वो उस हिसाब से पैरेंटल रॉक का डिसइंटीग्रेशन करेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो जो वहाँ पाए जा रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पैरेंटल रॉक के डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या है, वहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी। वहाँ पे किस तरीके के डीकम्पोजर पाए जा रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कितना जो वो लैंड है वो कितना पुराना है, क्योंकि वहाँ पे वो बात निर्भर करेगी कि वहाँ पे जो लैंड है वो किस प्रकार से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करते हुए पैरेंटल रॉक का डिग्रेडेशन कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इस वजह से हम लोग इसको
इनको डिस्कस भी कर रहे हैं। एक सॉइल फॉर्मूला दिया which was S equals to G into E into B multiplied P. And what is these symbols? S is for soil, G is for geology, E is environment, B is biological influences, and T is time. ओके तो ये सॉइल फॉर्मूला है जो कि ध्यान में रखना है। कौन से सिंबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना है। ओके तो आगे मूव करते हैं और हम समझते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज को जो कि सॉइल से रिलेटेड हैं या सॉइल स्टडी से रिलेटेड हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं एडाफोलॉजी, व्हाट इज एडाफोलॉजी? Edaphology, it's a study of science, study of soil science, और इससे रिलेटेड टर्म क्या हो सकता है? पेडोलॉजी। तो और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पेडोलॉजी में बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पेडोलॉजिस्ट क्या स्टडी कर रहा है? पूरे स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, और उसमें और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आ जाती है उसके लिए स्टडी करना वो होती है पेडोजेनेसिस। और पेडोजेनेसिस वर्ड जो है वो किससे क्या होता है? पेडोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है ये हम लोग अभी देखेंगे भी और इसकी डिटेलिंग्स भी करेंगे, क्योंकि पूरी अगर हम लोग सॉइल की बात करते हैं तो पूरे सॉइल में किस तरीके से सॉइल जो है उसकी लेयर बनती है और प्लस ईच स्पेसिफिक लेयर जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और कहाँ से इस प्रोफाइल में किस लेयर में कौन सी क्या कॉम्पोजिशन पाया जा रहा है। तो यानी हम समझ गए कि पेडोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल, पूरी एक लेयर डेवलप होती है, राइट। और कहाँ पर, और यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे वो जो रूट्स है उसका कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है वो हम लोग देखते हैं इसमें। अब जो पेडोजेनेसिस है यानी कि यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, सॉइल प्रोफाइल तो लेयर्स हो गई, पर ये सॉइल प्रोफाइल डेवलप कैसे कर रही हैं, पूरे इस प्रोसेस को समझना क्या कहलाता है? पेडोजेनेसिस। अब पेडोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो पेडोजेनेसिस बेसिकली दो मेन प्रोसेस से गुजरेगा। पहला प्रोसेस क्या होगा? वेदरिंग। और वेदरिंग के बाद क्या होगा? वेदरिंग के बाद होगा मैचुरेशन, हम कह सकते हैं मैचुरेशन या ह्यूमिफिकेशन। ओके, अब वेदरिंग की बात आती है। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग एक्चुअली ये पूरा एक प्रोसेस है यहाँ पे जो पेरेंट रॉक है, अभी हम लोग ने बात की जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? रॉक से हो रहा है। यानी जो बड़ा रॉक है वो पहले तमाम प्रोसेस से गुजरते हुए छोटे रॉक्स में बदलेगा, फिर वो छोटा रॉक जो है वो फिर और फाइन पाउडर में डिसइंटीग्रेट होगा और धीरे धीरे वो लेयर में सॉइल प्रोफाइल में की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है पेरेंट रॉक से
पेरेंट रॉक से स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना, उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। ओके और इस स्मॉल पार्टिकल को आप क्या कह सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी, रिगोलिट्स। तो ये आता है प्रोसेस वेदरिंग के अंदर। अब वेदरिंग यानी बड़े जो जो पेरेंट रॉक है, तो वो जो पेरेंट रॉक है वो किन प्रोसेस से इन स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा, यानी वेदरिंग में कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें वेदरिंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, let's put this term this way again, weathering weathering of what? Rock. Now this rock can undergo physical weathering process, chemical और biological। तो ये जो रॉक है वो फिजिकल वेदरिंग से टूटना शुरू कर सकता है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग क्या है? एक तरीके का मैकेनिकल प्रोसेस होगा। मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्रीजिंग, थॉइंग, यानी कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बढ़ने और घटने की वजह से क्या होगा? रॉक जो है वो एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये प्रोसेस बार बार होगा तो क्या होगा? रॉक के टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा सीवियर इन्वायरमेंट होगा, टेम्परेचर उस तरीके से क्या होगा? रॉक पे प्रभाव डालेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किस तरह के फोर्स लग रहे हैं फिजिकल वेदरिंग में। मैकेनिकल फोर्स लग रहा है। अब मैकेनिकल इस प्रोसेस में अगर बात की जाए और फोर्सेस अगर हम देखे जाएं तो क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। अभी हम लोगों ने देखा एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है, और प्लस और क्या हो सकता है? वाटर, अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? रॉक पर एक ही, जैसे रेनफॉल होती है, रेन और एक बड़ा रॉक है और लगा, या कुछ जो डैम में ही हम लोग देखते हैं अगर लगातार वाटर फ्लो हो रही है तो जहाँ पे रॉक पर जिस पर पानी गिर रहा है वहाँ पे क्या होता है? डैमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। कहीं भी हम लोग फॉल देखते हैं वहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन। तो वाटर फोर्स की वजह से एक तरह का मैकेनिकल फोर्स क्रिएट हो सकता है जो कि कॉज कर सकता है। तो वाटर फोर्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और एनी काइंड ऑफ फॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से फिजिकल वेदरिंग हो सकती है जो कि रॉक को क्या कर सकती है? डिसइंटीग्रेट कर सकती है छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में। उसी तरीके से अगर हम लोग केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस देखें तो केमिकल वेदरिंग में क्या होगा? हर वो प्रोसेस होंगे जो कि केमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन बेसिकली हो सकते हैं? जैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है। तो कार्बोनेशन मीन्स कंडेंसेशन ऑफ CO2 विद वाटर, राइट। जैसे कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग सकता है और कार्बोनिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर सकती है विद डिफरेंट हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स, राइट। और इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाइड्रेशंस हो सकते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन।
तो हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे पाया जाना कोई भी केमिकल जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है। रिडक्शन आप जानते हैं, जहाँ पे तमाम तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो कैरी ऑन किए जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, फेरस आयन, राइट, और वो डिसरप्शन कॉज कर सकते हैं रॉक को। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हो सकता है रॉक क्या हो जाए, उसमें वेदरिंग शुरू हो जाए, केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कोई भी हम देख रहे हैं इस तरह के रिएक्शन, अगर कोई केमिकल चेंज ले आ रहे हैं रॉक के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ओके, उसी तरीके से फिर आता है, दिस इज क्वाइट सिंपल, बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स कि किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक डिसइंटीग्रेशन अगर रॉक का हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ये कहते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल की डिकम्पोजिशन जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, लाइकेंस है, राइट, नेमेटोड्स हैं, या और भी तमाम तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को पर काम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बायोलॉजिकल वो वेदरिंग। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे ये इंक्लूड करके क्या हो रहा है हमारा, ये सारे प्रोसेस कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, क्या कर रहे हैं, एक तरीके का फिजिकल पूरा मैकेनिकल काइंड ऑफ कोरोजन इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे एसिड कोरोजन इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि तमाम रिएक्शंस के बाद क्या फॉर्म हो सकता है, सॉइल। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पूरा वेदरिंग का प्रोसेस, जहाँ पे आपने क्या देखा कि पूरा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ रॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद। केमिकल वेदरिंग में एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम लोग बार बार क्या देख रहे थे, एयर, वाटर और हीट से किसी भी प्रकार का रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है, और स्पेसिफिकली कौन से रिएक्शन हो रहे हैं जो अभी हम लोगों ने मेंशन किए, ऑल दोज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, कार्बोनेशन एंड ऑल दोज। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर ये हम लोगों का क्या हो गया, जो हम लोग ने बात की थी कि सॉइल पीडोजेनेसिस प्रोसेस में वेदरिंग की बात आती है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, मैचुरेशन। अब वेदरिंग, अब क्या होगा, मैचुरेशन की बात करेंगे। तो वेदरिंग हम लोगों ने देख लिया सारे प्रोसेस। तो द नेक्स्ट वन इज मैचुरेशन। तो मैचुरेशन में अगर हम लोग देखें तो मैचुरेशन में क्या होता है कि जब जो भी प्रोसेस हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉइल जो है मेच्योर होके, कहने का सेंस ये है पूरी एक सॉइल प्रोफाइल डेवलप कर रही है, सॉइल प्रोफाइल डेवलप कर रही है, यानी पूरी एक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा। जिस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे उस हिसाब से सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। पर ये जैसा कि बात कही कि ये किस पे, मैचुरेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं। ये ध्यान में रखना है, मैचुरेशन प्रोसेस टोटली डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अब इस वजह से जो कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल मीन्स द थिंग व्हाट वी नीड टू से कि वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन या वेजिटेशन वहाँ का कैसा है, उस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट तरीके का सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। जैसा हम लोगों ने देखा कि जैसे रशियन साइंटिस्ट ने पूरा एक डेफिनेशन दिया था कि सॉइल प्रोफाइल कैसा होगा ये किन बात पर डिपेंड कर रहा है, या सॉइल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पेरेंट रॉक कहाँ है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टोपोग्राफिकल कंडीशन कैसा है। तो अब उस बात पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो
वैसे वैसे ही हम लोग वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज लेटराइजेशन। लेटराइजेशन ये जो होता है, ये जो मैचुरेशन प्रोसेस है वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे बेसिकली जो जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? लीच्ड आउट हो जाते हैं रेनफॉल की वजह से। दे गेट लीच्ड आउट। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ का जो कॉम्पोजिशन होता है, बेसिकली इट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, राइट? तो दे गेट एक्चुअली प्रेसिपिटेटेड और सॉइल सरफेस में लेटराइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हम टर्म यूज कर रहे हैं? लैटराइजेशन। ओके, अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे सिलिका जो है वो कंप्लीटली लीच्ड आउट हो जाता है। लीच्ड आउट हो जाता। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पोडोसोलाइजेशन। ये मेनली कहाँ पाया जाता है इस तरह का? ये जो चीज है वो होती है प्रेजेंट टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में जहां पे क्या होता है? यहाँ पे भी हाई रेनफॉल है, हाई ह्यूमिडिटी है। कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, हाई ह्यूमिडिटी है। ओके, नाउ देयर इज काइंड ऑफ formation of carbonates, sulfates, iron and aluminium, which are actually making the soil more acidic. Okay, तो ये जो होती है एक तरीके से अनप्रोडक्टिव सॉइल होती है। दिस सॉइल इज अनप्रोडक्टिव सॉइल। अनप्रोडक्टिव सॉइल, और इसको क्या कहा जाता है? पॉडजोल। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसको क्या कहते हैं? पॉडजोलाइजेशन। Okay, so the next one is glaciation. Next one is glaciation. बेसिकली ये कहाँ पे? बहुत ज़्यादा जहाँ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? जहाँ पे पूरा जो सरफेस है वो आइस से कवर्ड है, आइस से कवर्ड है। जैसे कि काफ़ी आर्कटिक एरिया में जहाँ पे जो सॉइल है वो एक्यूमुलेट कर लेती है, जो सॉइल है वो एक्यूमुलेट कर लेती है पीट फॉर्मेशन को, पीट फॉर्मेशन को।
सरफेस पे, तो इस तरीके का याद रखना है। ग्लेशियराइजेशन एग्जाम्पल याद रखना है, आर्कटिक, टुंड्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हार्ड कह सकते हैं सरफेस होती है, और अनडिकम्पोज्ड मैटर वहाँ पे होता है, जिसको अब हम पीट कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन जो होता है वो उन एरिया में होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिड है, और एरिड रीजन्स में कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है सॉइल का। तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वाटर के साथ डिजॉल्व होके क्या हो जाता है, वो लीच डाउन कर जाता है, लीच्ड आउट हो जाता है। तो जो कैल्शियम है वो सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसको आप क्या कहते हैं, पीडोकॉल। इन सॉइल में पीडोकॉल, सॉइल में पीडो मीन्स सॉइल, सॉइल में क्या हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। So these are some basic maturation process depending upon the type of vegetation, type of topographical situation that leads to a kind of soil formation. Okay. Now अब हम लोग आ चुके हैं, वेदरिंग भी समझ लिया, और उसके बाद किस तरह का एनवायरनमेंट है और फिर वहाँ पे किस तरीके का हमें मैचुरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, ये हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को डील आउट करने जा रहे हैं, जिसका बार बार डिस्कशन हो रहा है। ये आपके सामने क्या है आया, दिस इज अ सॉइल प्रोफाइल। देखिए, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यही है वो पेरेंट रॉक, और जो ये पेरेंट रॉक जो है वो क्या हो गई है, ये पेरेंट रॉक टूट के फाइन पार्टिकल्स में बन रही है, और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसा डेवलपमेंट होगा, किस तरह का लीचिंग हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग ने टर्म को समझ लिया। पोडोजाइलेशन हो रहा है, ग्लेजाइजेशन हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें। पर अब हम लोग ओवरऑल एक सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है, क्या होती है, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या सबसे अपर लेयर में क्या पाया जा रहा है, जो सॉइल प्रोफाइल की अपर लेयर, सॉइल प्रोफाइल, तो दिस इज नाउ आवर मेन हेडिंग। तो पहला क्या है, ओ अपर लेयर क्या कहलाती है, ओ लेयर या ओ हॉरिजन। ओके, फिर उसके बाद ए हॉरिजन है, जिसको आप टॉप सॉइल, इनका सब नेम भी देख लीजिए। ओ हॉरिजन में ह्यूमस या ऑर्गेनिक कंटेंट, ए हॉरिजन टॉप सॉइल होती है। फिर उसके नीचे क्या होती है, ये कितने एरिया तक है, ये ए हॉरिजन है, यहाँ तक ये पूरा जो है। उसके बाद ये पूरी बी हॉरिजन, जिसको आप सब सॉइल भी कहते हैं। देन सी हॉरिजन, जो कि पेरेंट मटेरियल है, और आर हॉरिजन, जो कि बेड रॉक है। इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो रहा है। पर हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों को और डीपर देखना है, तो इसको हम लोग फिर से, क्योंकि ओ लेयर में क्या होता है, या हम लोग यहाँ भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ही ओ लेयर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ two layers, O1 and O2. Okay, this O1 is actually, यहाँ पे क्या होता है, लिटर प्रेजेंट होता है, लिटर। और O2 में क्या प्रेजेंट होता है, डफ प्रेजेंट होता है। तो लिटर क्या होता है, यानी ओ लेयर में, अब जैसे यहाँ पे हमें प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स दिख रहे हैं। अब इनके पत्ते जब टूट के गिरेंगे तो यहाँ पे ही गिरेंगे, यहाँ पे गिरेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो पत्ते जो है आप उठाइए, और उन पत्तों को अगर उठा के देखेंगे आप, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ये किस प्लांट का
पत्ता गिरा हुआ है, यानी आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। यानी कि लिटर क्या हुआ, तो ये ओवन लेयर है। अब ये जो लिटर क्या हुआ, लिटर एक्चुअली में क्या हुआ, अनडीकम्पोज्ड पार्ट। अभी क्या है, वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस उसका नहीं हुआ है और आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये अभी अनडीकम्पोज पार्ट है। डफ क्या होता है, यही जो है अब पार्शियली डीकम्पोज हो गया। अब क्या होगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, उस पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और उसको डीकम्पोज कर दिया। ठीक, ये बेसिकली अगर कहा जाए ओ हॉरिजिन जो है वो पूरी एक ऑर्गेनिक लेयर होती है और फॉरेस्ट लैंड पे बहुत पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग ग्रासलैंड की बात करें तो वो वहाँ पे कम है, पर फॉरेस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसी तरीके से अगर हम लोग ए की बात करें तो ए में यहाँ पे ये जो ए है इसमें 3 लेयर्स होंगी। एक होगा A1, A2 एंड A3 लेयर। थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे किस लेयर में क्या प्रेजेंट होता है। A1 जो है यहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है, सॉइल का मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है, मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है। ओके, अब मोस्ट फर्टाइल और ह्यूमस की और क्या कैटेगरी होती है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ह्यूमस जो है वो क्या होता है। कि ह्यूमस अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमस जो है वो मिनरल्स को होल्ड में रखता है। ठीक है, और ह्यूमस जो है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए मिनरल्स को होल्ड में रखेगा, तो यानी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्या होता है, एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस यानी उसमें पोर्स पाए जाते हैं, तो वाटर की रिटेन करने की कैपेसिटी को भी वो बढ़ा रहा है, हाईली पोरस होता है। ठीक है, और प्लस क्या करेगा, एरेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल और फर्टाइल होगी। ओके, और यहाँ पे जो ह्यूमस में कंप्लीट डीकम्पोजिशन हो जाता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, लिटर कन्वर्ट हुआ डफ में, डफ फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली डीकम्पोज हो गया। जब ये कंप्लीटली डीकम्पोज हो गया तो कितना न्यूट्रिटिव हो चुका है। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ह्यूमस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है इस पूरे प्रोफाइल में। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर ह्यूमस प्रेजेंट होता है तो उस बिहाफ पे हम कहते हैं कि हाँ सॉइल जो है वो अच्छी है। तो इस तरीके से, और ह्यूमस को फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म, ह्यूमिफिकेशन। तो कहीं भी अगर सॉइल में ह्यूमस का एडिशन है तो वो क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके आगे बढ़ते। तो A1 में क्या है, प्रेजेंट ह्यूमस। A2 जो है इसको हम लोग कहते हैं इलुविएशन लेयर, ELLUVITION, इलुविएशन लेयर। ओके, उसके बाद जो है ये जो A2 लेयर जो है एक्चुअली इसकी बात कहें तो ये क्या करती है, ये लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी लीचिंग ऑफ, अभी हम लोग ने जो बात कही थी, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या ऑर्गेनिक कैल्शियम, ये जो है कंपोनेंट, ये क्या हो रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वाटर के साथ मिक्स होकर कहाँ लीच्ड आउट हो जाएंगे, लीच्ड आउट हो रहे हैं B2 में, सॉरी A2 से, क्योंकि B में भी अभी हम लोगों को देखना है। यहाँ पे भी हमारे पास B1 लेयर आएगी, B2 लेयर आएगी और B3। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि जो ये A2 जो एलुविएशन लेयर है, ये क्या क्या हो रही है, यहाँ पे पाए जाने वाला ये जो कंपोनेंट है आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम,
ये इनके साथ मिक्स होके कहाँ पे लीच्ड आउट हो जा रहा है, B2 में, B2 में लीच्ड आउट हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जाते हैं, एक लीच्ड आउट होके फिर B2 में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये जो A3 लेयर है, ये A3 लेयर आप देख रहे हैं कि B1 फिर वहां से शुरू हो रहा है, तो A3 और B1 को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ट्रांजिशन लेयर है, ट्रांजिशन लेयर है। ओके, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये है, ये ट्रांजिशन लेयर है। ओके, तो अब हम लोगों ने पूरा ए का देख लिया कि A1, A2, A3 टॉप सॉइल होती हैं, और A1 जो है वो ह्यूमस के लिए मोस्ट फर्टाइल होता है, A2 एलिवेशन लेयर होती है। और हम लोगों ने देखा ये जो टॉप सॉइल है, टुगेदर अगर पूछा जाए कि ए हॉरिजन का रोल क्या है, तो यही वो बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर होती है, ये बायोलॉजिकल एक्टिव लेयर होती है। ओके, और यहाँ पे ही जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन यहाँ से शुरू होता है। ये डार्क कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी यहाँ पे फ्लोरा और फौना दोनों ही प्रेजेंट हैं या एक्टिव हैं। तो ये हम लोगों को कुछ बातें ए हॉरिजन के लिए याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं बी हॉरिजन की। तो बी में हम लोगों ने B1 को बात कर ली कि A3 B1 जो है वो ट्रांजिशन लेयर कहलाती हैं। अब हम लोग बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे, A2 को हम लोग क्या बोल रहे थे, इल्यूविएशन, यहाँ पे क्या है, आई हो जाएगा, आई इल्यूविएशन, पर बस डिफरेंस क्या है, ई और आई का, क्योंकि यहाँ पे जो लीच्ड आउट लीचिंग हो रही है वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है B2 में, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, B3 इज अगेन अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन लेयर, तो हम लोगों को क्या याद रखना है, ये बातें याद रखनी है। और बी हॉरिजन की बात करें तो ये भी क्या होती है, ये भी बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, और आप तुरंत समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं पूरी जो रूट्स हैं वो कहाँ तक आ सकती हैं, बी हॉरिजन तक पहुंच सकती। ओके, तो ये भी भाई यहाँ तक है, तो यहाँ पे भी कुछ डीकम्पोजर्स आ सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी फ्लोरा और फौना का प्रेजेंट है, तो ये भी बायोलॉजिकली एक्टिव है। बट सीड जर्मिनेशन के लिए बेस्ट लेयर कौन सी है, ए हॉरिजन है। क्यों है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस प्रेजेंट है। ओके, तो ये ध्यान में चीजें रखनी है। अब हम लोग आ गए हैं सी लेयर में। सी लेयर को पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं, सी लेयर को आप सबस्ट्रेटम भी कहते हैं, सबस्ट्रेटम भी कहते हैं, और यहाँ पे एक्युमुलेशन लेयर भी कहते हैं। इसी को हम लोगों ने जो बात की थी रिगोलिथ, इसको रिगोलिथ भी टर्म दिया जाता है। अब यहाँ पे आप सीधे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर हम लोग देखें सी हॉरिजन की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, ये जोन ऑफ एक्युमुलेशन कहलाती है, पर इसका रोल क्या है, इसी से क्या हो रहा है, सॉइल बन रही है, जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, पैरेंटल मटेरियल से ही रॉक का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये क्या है, ये बेड रॉक है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये वेदरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, फाइन पार्टिकल्स में होता है, और इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, बेड रॉक वो पैरेंट रॉक मटेरियल होता है जिसकी वेदरिंग और डिग्रेडेशन के बाद क्या है, प्रोसेस चलता है, और इसी हॉरिजन से क्या शुरू हो जाता है, पीडोजेनेसिस की प्रक्रिया। ठीक, तो एक तरीके से हम लोग ने क्या देखा, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज आर हॉरिजन, बेड रॉक और आर हॉरिजन। तो ये हमारी एक हो गई पूरी कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर, ये हमारा पूरा
मैचुरेशन, वेदरिंग, सारी चीज़ें हो गई। अब जो कुछ टर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि वाटर किस तरीके से सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक, तो उसकी कुछ टर्म्स हैं और अंडरस्टैंडिंग है जो हमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि एक हो गया ग्रेविटेशनल वाटर, सॉइल में पाया जाने वाला एक टर्म, एक जो चीज़ है वो क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल वाटर। एक जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो होता है कैपिलरी वाटर। तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और चौथा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और एक है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, वो वाटर जो कि प्लांट तक पहुंचा, सॉइल तक पहुंचा और सॉइल के बाद सॉइल तक पहुंचा और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल के कारण वो एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, मतलब सॉइल उसको रिटेन नहीं रख रहा है, तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है, वो सॉइल से, सपोज दिस इज सॉइल, ठीक, दिस इज सॉइल, तो ये जो वाटर है वो क्या होता है, इट इज बेसिकली हेल्ड, राइट, हेल्ड बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हेल्ड होता है और सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये हेल्ड है, होल्ड में है, जितने यहाँ पे अवेलेबल सॉइल हैं उनके इर्द गिर्द इस तरीके से सरफेस टेंशन की वजह से वो होल्ड में रहता है, सॉइल उसको रिटेन किया रहता है। तो इसको ये क्या होता है, यही कैपिलरी वाटर जो है प्लांट्स को अवेलेबल होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कैपिलरी वाटर इज एक्चुअली अवेलेबल टू प्लांट, राइट। ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल पे है, कह सकते हैं सिर्फ उनके सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है सॉइल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, प्रॉपरली हेल्ड नहीं है, इसलिए ये अनअवेलेबल है प्लांट को। ओके, तो वाटर वेपर तो प्रेजेंट होता है, समझ ही रहे हैं, वाटर वेपर जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसके, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। कंबाइंड वाटर, जब किसी भी केमिकल कंपोनेंट के साथ वाटर एसोसिएट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, कंबाइंड वाटर, लाइक COSO4.5H2। तो ये आपकी स्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये है सारे जो वाटर पाए जाते हैं विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, तो ये ध्यान में रहे। उसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट .7H2 भी आप देख सकते हैं। एंड देयर इज वन टर्म ऑल्सो, इकार्ड, कार्ड, इकार्ड, दिस मीन्स द वाटर unavailable to the plants. Okay, water unavailable to plants. And the other term is crisard. ये वो पानी है जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स को। एंड द थर्ड टर्म इज होलार्ड। होलार्ड मीन्स क्या हो गया, वो पानी जो कि मीन्स E+C, टोटल कंटेंट ऑफ वाटर, राइट, जो कि सॉइल के पास है।
तो यहाँ पे जो दो बातें और ऐड ऑन रखनी है कि जो कैपिलरी वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है यहाँ पे भी वाटर अवेलेबल तो होता है, बट ये एड्जॉर्ब कंडीशन में होते हैं, टोटल सॉइल सरफेस पे होते हैं। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग दिस। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि एक टर्मिनोलॉजी के बिहाफ पे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे वहाँ वो जो प्लांट है जो अवेलेबल है, राइट, जो प्लांट यूज अप कर रहा है, तो उस जैसे फॉर एग्जांपल तो वो किस प्रकार के सॉइल में पाया जा रहा है, तो उनकी जो प्लांट्स की नेमिंग की गई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम उसको बोलते हैं सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनके जो नाम है वो देख लेते हैं राइट। तो वो है फॉर एग्जांपल ऑक्सिलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट्स, तो जो ऑक्सिलोफाइट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉइल्स, दे आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉइल्स। नेक्स्ट वन इज Psammophytes. Psammophytes, very easy terms. The plants which are present in, these plants are present in sand or sandy soil. Yep, or present in sand. Next is lithophytes. Lithophytes. These are present in rock surfaces. Present in rock surfaces. Next one is cryophytes. Cryophytes, name indicate. Cryophytes, these are plants present in snow, right? Next is halophytes. These halophytes are present in saline soil. Next one is chasmophytes. This is important. Chasmophytes. These are present in rock crevices, right? जब रॉक टूट जाता है उसमें जो एक नैरो सा एक क्रिएट हो जाता है, राइट, टूटने के बाद जो छेद जैसे क्रिएट हो जाते हैं, तो वहां पे वो ग्रो कर रहे हैं। Then there is calciphytes. Calciphyte, as the name indicate, these are present in the soil which consists of calcium. वो सॉइल में जहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ गए। ओके, ऑन दिस बेसिस ये चीज़ें भी याद रहनी चाहिए, ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है कि कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। For example, the first one is alluvial soil. Second one is glacial soil. Third one is marine soil. Alluvial soil. Okay, so what are alluvial soils? These are transported by streams and river. These soils are transported by streams
streams and rivers. Glacial name indicate these are transported by ice or glaciers. Ice or glaciers. Marine soil transported by oceanic waves. Oceanic waves. Alluvial soils transported by gravitational forces. Okay, so these are some types of soils which are basically named according to the way they are getting transported. There is also one more term which is aeolian soil, which are transported by air or wind. So here now we complete the edaphic factors, and yes, please keep this in mind. This organic matter or humus, it is a kind of product of microbial decomposition, dark color, amorphous. ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है. और पीट क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक रिमेन्स. तो ये आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत स्ट्रीम नहीं है, बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये एडाफिक फैक्टर्स. बट सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट हम लोग एडाफिक फैक्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं किस पर? टोपोग्राफिक फैक्टर्स. टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तरह से ये फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे पूरे अर्थ सरफेस का कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी एलिवेशन और स्लोप की यहाँ पे बात होती है. फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड की, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड की, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और वन इज स्लोप की. तो अगर हम जैसा जानते हैं जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है या प्रेशर है वो क्या होने लगता है? वो डिक्रीज होने लगता है, राइट. और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज होने लगती है. तो टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बढ़ने लगती है. अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है पूरे फ्लोरा और फौना पे पड़ता है. ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक वेरिएशन इतना एल्टीट्यूड पे बहुत तेजी से वेरिएशन करता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशंस, ये सारे भी चीज़ें वैरी करेंगे. उसी तरीके से अगर हम लोग लैटिट्यूड टर्म को समझे तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो लैटिट्यूडनल वेरिएशन की तरफ से कम ज़्यादा होती है. जैसे कि इक्वेटर पे जो अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जो लाइट है वो क्या होती है? इक्वेटर पे लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है. ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? सनलाइट. क्यों इंटेंसिटी? क्योंकि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक, रादर देन द पोल्स. तो लैटिट्यूडली अगर आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कम पड़ रही है. तो इस तरीके से वेजिटेशन या फ्लोरा फौना सारी चीज़ों की क्या होगी? एक बड़े उस पर फ़र्क पड़ेगा. ठीक, उसी तरीके से स्लोप की भी बात होती है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे भी हमें इसी तरीके की जो है कंडीशन वेरिएशन हमें देखने को मिलता है. तो इतना ना जाते हुए पूरा, क्योंकि ये जोग्राफिकल चीज़ें हैं, राइट, बट एक लाइफ साइंस के बिहाफ पे एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये जो सारे टर्म्स हैं इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं. लैटिट्यूड, आप अर्थ को देख रहे हैं तो वहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइंस के डिविजन्स हैं, उस बिहाफ पे हम चीज़ों को समझते हैं. तो ये थोड़ा सा सब इतना ध्यान रखना है, बस एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, राइट. बाकी जब भी किसी चीज़ की हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पे तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और स्लोप का अपने आप वहाँ डिस्कशन आता रहता है. तो जब भी आएगा तो हम लोग इंक्लूजन उसको करते जाएंगे.
एंड यस वन मोर थिंग, हम लोग जब वाटर की बात कर रहे थे कल, तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो वाटर रिक्वायरमेंट पे तो एक आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को भी कि जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट, ये वहाँ आपको इंक्लूड करना है। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में, तो कुछ टर्म्स होते हैं विच आर लिटरली लाइक हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। उसी तरीके से एनिमल्स के केस में वाटर की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे हम कुछ टर्म देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस केस में हाइड्रोफाइट्स देखा, तो वहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस केस में एनिमल्स के वाटर रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम इस तरीके से डिविजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोसिल्स, जीरोसिल्स, मिजो। तो टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो प्लांट्स है इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, इसको एकदम ये सरवाइव कर सकता है कि जहाँ पे जो ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं ये प्लांट, जहाँ की पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो और यहाँ पे क्या हो, मॉइस्ट कंडीशन हो। उसी तरीके से एनिमल में भी वही चीज़ है, ये वाटर की प्रेजेंस इनको चाहिए, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये मॉइस्ट कंडीशन में। तो यहाँ वहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने वाटर का डिस्कशन किया था। और बाकी हम लोगों का सारा जो चीज़ थी, हम लोग जो शुरुआत की थी हम लोग ने कि पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टोपोग्राफिक और ऑटोट्रॉफ्स हम लोग ने डिस्कस किया था उसी समय, और हेटेरोट्रॉफ्स, ये वो टर्म्स हैं जो कि मेजॉरिटी आप लोग चीज़ें जानते हैं। और बाकी इकोसिस्टम में फिर से ये चीज़ें आएंगी तो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, और इसलिए फिर हम लोग आज के डेट में ये एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है ये क्या है, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके।